इनको पता चल गया था और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हमको अपनी चीज़ें अमेरिका से तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बातचीत हो रही है, बातचीत चलेगी, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन हमको अपना नया बाज़ार कहाँ ढूंढना है। जितने खर्चे हम कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम चर्चा के लिए खड़े हुए हैं इस ऐसे मुद्दे पे जो बहुत ही संजीदा है। हम भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए खड़े हुए हैं और अभी जो Q2 के GDP के नतीजे आए हैं वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तिमाही में यानी साल 2025-26 के दूसरी तिमाही में 8% से अधिक ग्रोथ रेट से जो है भारत की GDP बढ़ी है। हम इस मुद्दे पे चर्चा के लिए सबसे पहले जानते हैं हरिशंकर जी से उनकी राय कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहली तिमाही में भी रफ्तार पकड़ने के बाद दूसरी तिमाही और अधिक रफ्तार के साथ भारत की GDP बढ़ी है। देखिए, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड इसीलिए है कि इससे पिछले वाला जो 6.34 के आसपास था और ये 8.3 है, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिकी टैरिफ का बिल्कुल असर नहीं है। और बिल्कुल असर इसीलिए नहीं है कि भारत सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का पहले ही अंदेशा इनको पता चल गया था और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हमको अपनी चीज़ें अमेरिका से तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बातचीत हो रही है, बातचीत चलेगी, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन हमको अपना नया बाज़ार कहाँ ढूंढना है। और भारत ने यूरोपियन यूनियन का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने भी बहुत ग्रैंड वेलकम किया, उनके साथ भी हमारी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ गई। लेकिन दुनिया के और भी कई देश हैं जहां पर आपने अपनी चीज़ें, अपने सामान पहुंचाए, अपने जो आपके बिज़नेस हैं उसको प्रॉपर प्रमोट किया, आपने बिज़नेस जो आपके देश का जो इंडस्ट्री है उसके जो उत्पाद हैं उसको कई देशों में हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया। बाकी नए जो देश हैं उसको तलाशे कि हम अपना व्यापार कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और इन तमाम के बाद कई सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि इसका असर जो है थोड़ा सा पड़ सकता है अगली तिमाही में, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही बन गया। असर क्या, उल्टा असर हो गया। हालांकि हम लोग बहुत पॉजिटिव थे कि भारत सरकार ने वक्त रहते और इन्होंने प्रॉपर एक मंत्री को इसी काम में लगा रखा था। हालांकि काम में तो बहुत सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन आप लगातार देखिए पीयूष गोयल को आप जहां भी ट्रैक करेंगे तो वो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री भी हैं मेरे ख्याल में, और दुनिया के कई देशों में वो लगातार इस समय भी दौरे पर हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ठान लिया था कि टैरिफ का असर ठीक है, असर जो होगा होगा, लेकिन उसके उपाय हमको इसी तरीके से ढूंढने हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा देश है जिस पर इतनी टैरिफ की चीज़ें, बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन भारत ने एक झंडा बुलंद करते हुए 8.3, मुझे लगता है कि ये सरकार, मोदी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको आगे बरकरार रखने की चुनौती भी है। लेकिन सरकार की मतलब इस काम में तो वाकई में काबिल तारीफ़ है और मैं इसकी प्रशंसा खुले मन से करूंगा कि मोदी सरकार ने वक्त रहते जो फैसला लिया उसका ये असर दिख रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज वाकई अच्छा दिन है। अभी तो शेयर मार्केट नहीं, कल शेयर मार्केट का भी हाल बहुत अच्छा रहने वाला। कल तो मेरे ख्याल ये है मंडे को इसका असर दिखेगा और मुझे लगता है कि हालांकि शेयर मार्केट अभी पिछले 2 दिनों से ठीक ठाक ही है, लेकिन मंडे को शेयर मार्केट भी बिल्कुल बुलेट की रफ्तार जैसा आप कह रहे थे। तो मंडे को आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं लगाते, लेकिन हमारे कई मित्र लगाते हैं, तो शायद उनको कुछ फ़ायदा होगा और शेयर मार्केट का बढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आज की खबर है ना, वाकई में मतलब भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी के लिए अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और सरकार को इसके लिए वाकई में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस चीज़ को सही ढंग से प्लानिंग की। हम चलते हैं अपने एक और सवाल के साथ अजीत प्रताप सिंह के पास। अजीत जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि अमेरिकी टैरिफ, लगातार पाबंदियां, उसके बाद भी GDP बढ़ना, किस दिशा में सरकार जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज़ तो पहले चीज़ करेक्ट कर दूं हरिशंकर जी को कि पहला क्वार्टर में 7.8 था ग्रोथ रेट, 7.8, दूसरे क्वार्टर में 8.2 है। तो इसका सबसे बड़ी वजह है जो GST सरकार ने बदलाव किया और 2 दर लेके आए, उसकी वजह से पिछले 1-2 महीने से इतनी खरीदारी हो रही है, इतनी खरीदारियाँ की गई
कार के सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इससे जो जीडीपी में बहुत जान आई सारी कंपनियों को, ना सिर्फ ऑटोमोबाइल में बल्कि आप देखिए कि हर तरह की कंपनियों में जान आई, क्योंकि ख़रीदारी बढ़ गई। जनता के पास पैसे हैं, लेकिन जब वो यूज़ करती है तो इससे इकानमी ग्रो करती है। तो सबसे बड़ी वजह थी जीएसटी में बदलाव जो किया गया, उसके चलते जनता ने जम के खरीदारी की और जिसकी वजह से इतने अच्छे आंकड़े आए हैं कि इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। मतलब ये दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जनता के पास, पब्लिक के पास जो पैसे रुके पड़े थे, जीएसटी में बदलाव करके मोदी सरकार ने उनके पैकेट से पैसा निकाल के मार्केट में ला दिया। न सिर्फ जेब से पैसा निकला है, बल्कि जनता ने तो बैंक से लिया है पैसा, उधार लेके जो है खरीदारी की है। इतनी कॉन्फिडेंस है जनता, इसीलिए जो है आप देखिएगा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर और बढ़िया नंबर लेके आएगा। और जो जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिन्होंने बोला है कि 7.2 से 7.2 रहेगा, 8 तो अभी ही हो गया है। और जीएसटी की दरों में बदलाव इतना क्रांतिकारी कदम है, बड़ा साइलेंट रिवोल्यूशन है, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप जब नंबर्स आते तब पता चलता है अरे ये तो रिवोल्यूशन हो गया। इतना बड़ा कदम है। और आया कब? जब टैरिफ स्टार्ट हुआ। अमेरिका ने टैरिफ तो बहुत दिन से बोला था हम लगाएंगे, लेकिन अगस्त में इम्प्लीमेंट किया और सीधे 50% कर दिया। तो सरकार ने भी बोला कि नहीं, इसकी काट हम निकालेंगे, और सरकार ने निकाला। न सिर्फ केंद्र को फ़ायदा हो रहा है, बल्कि स्टेट इकॉनमीज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, आप तमिलनाडु को देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, हर कोई जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सर, मैं आपकी बातों से इस बात से सहमत हूँ कि लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो न्यूज रूम में उज्जवल हैं, बहुत ही स्मार्ट प्यारा सा हैं, और ये हर दिन नए नए कपड़े पहन के आते हैं। और जब मैं इनसे पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि आज किसी और दोस्त ने दिया है, आज किसी और दोस्त ने दिया। तो लगातार इनको भी जो है जीएसटी में गिरावट के बाद इनको भी लगातार गिफ्ट मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब आप जाते हैं मॉल और अपने दोस्तों के साथ, अलग अलग दोस्तों के साथ अलग अलग समय में, तो क्या लगता है कि वहाँ पर भीड़ और ख़रीदारी का इस तरह का कोई हुजूम होता है? या मुझे लगता है अभिरंजन, अब लोगों की ना जो एक्सपेंडिचर पावर है वो बड़ी है। आप बहुत बेसिक सा, आप मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात आपको बताता हूँ, जितने खर्चे हम कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे। आज क्या होता है कि इतनी सर्विसेज हैं, डिजिटल युग है, हमें 2 किलोमीटर कहीं जाना है तो हमने यहाँ से ऑटो ले लिया, कैब बुक कर दी, रैपिडो बुक कर दिया। हमारे पिताजी आज भी अगर 10 बार सोचेंगे ये काम करने के लिए, और नहीं तो वो पैदल चले जाएंगे। मैं अपनी माँ को इतनी बार समझा चुका हूँ कि घर में एक मेड रख लेते हैं, करा लेते हैं। उन्हें पता है कि ये कर सकता है, लेकिन वो अभी भी 10 बार ये सोचते हैं कि नहीं, सारा काम खुद कर लेंगे। मतलब जैसे जैसे जनरेशन गैप आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन की एक्सपेंडिचर पावर जो है वो बढ़ रही है, खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। आज आप देख रहे हो कि हम अक्सर कह नहीं देते हैं हम लोग कि यार नए नए इंटर्न बच्चे आ रहे हैं, 30-30 हज़ार इनकी सैलरी है, वो 1-1 1.5 लाख के आईफोन लेकर के चल रहे हैं। अक्सर ऐसी चर्चाएं आप कॉर्पोरेट में देखोगे तो होती रहती हैं। तो ये अब वो पावर कैसे बढ़ रही है, जिसके पास है वो खर्च कर रहा है। दूसरा, जो क्रेडिट लिमिट है बहुत इजीली अवेलेबल है आज के टाइम पे। आपको लोन 30, 40, 50 हज़ार का लोन आपको चुटकियों में घर बैठे आपके फ़ोन पर मिल जाएगा। तो ये जो सर्विसेज धीरे धीरे लूज मॉडल किया है गवर्नमेंट ने। आपने देखा है जो 1991 की पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी के बाद कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ। अब ये भी एक नया एरा ही आप इसको कहिए, डिजिटल एरा, जिसमें गवर्नमेंट अब अभी जीएसटी, जैसे सर ने बोला, जब जीएसटी की रिवाइज्ड वैल्यूज आई तो उसके बाद विपक्ष ने बहुत शोर मचाया, देखा हमने कहा था गलत लाए थे ये। उसका रिजल्ट अब उनको बुलवाइए उनसे कि वो गलत था कि सही था, इसका फैसला नतीजा अब आ रहा है सामने। हम गलत और सही में न जाके हम आपसे सीधे सीधे जानना चाहते हैं कि उज्जवल मिश्रा सबसे ज़्यादा खर्च किस चीज़ पे कर रहे हैं? उज्जवल मिश्रा अपनी बेसिक चीज़ों पर खर्च करने के लिए 10 बार सोच नहीं रहे हैं, बस आप इतना सा रिजल्ट रिप्लाई है। बेसिक एमिनिटीज़ किसी की क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कुछ खाने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, एक बार भी नहीं सोचेंगे, बिल 1000-2000 जितनी आपकी क्षमता है जिस हिसाब से वो कर लेता है। कपड़े के लिए आप 10 बार नहीं सोचेंगे, और मकान रहने के लिए आप नहीं सोचते हैं। ये बेसिक होती है, इसी में सबसे ज़्यादा खर्च होता है आदमी का। आप किसी का भी देखिए, सबसे खर्च इसी में होता है। दूसरा, फिर अगर आपकी फैमिली है तो आप बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, उनकी अपब्रिंगिंग को लेकर के, उनकी पेरेंटिंग को लेकर के करते हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि आदमी अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें करता है। ये जो लिमिट से ज़्यादा खर्च करने की क्षमता जो बढ़ी है ना, ये सर अभी कह रहे थे ना, पैसा है सबके पास, लेकिन पैसा रोक के रखना। पहले वाली टेंडेंसी क्या थी हमारी पहले जनरेशन की? सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। कभी घर के गड्ढे में गाड़ दिया जाता था पैसा,
फिर धीरे धीरे बैंक्स का जमाना आया तो बैंक में जाकर के रखने लगे, सेव होने लगा। अब सेविंग वाली टेंडेंसी नहीं है। जितना पैसा घूमेगा मार्केट में, जितना पैसा आप सर्कुलेट कराओगे, उतना ही इकोनॉमी को फायदा होगा, और वो फायदा दिख रहा है आपको। तो शेयर बाजार वाला जो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि मंडे को आप पैसा लगाएंगे, तो हमने क्लियर कट बताया था कि हम नहीं लगाते, हमारे परिवार में और भी लोग लगाते हैं। लेकिन वो सवाल सटीक इन्हीं से बैठता है, ये पैसा लगाते हैं तो इनसे पूछिए ना। हाँ, मैं इनसे ये पूछा तो इन्होंने कहा कि ये रोटी और कपड़ा पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब शॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बाहर जो है खाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये अपना ये भी इन्वेस्टमेंट ही होता है। अपने ऊपर जो आप खर्च कर रहे हो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है। अपने को अपग्रेड करने के लिए आप जो है खर्च करते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और रही आप बात शेयर upgrade मार्केट हो की, तो टू बी ऑनेस्ट शेयर मार्केट तो ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल पिछले कुछ शेयर महीनों से। मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे है, All- और उसमें मंडे को भले जो है उछाल आएगा, लेकिन करेक्शन भी हम देखेंगे उसी हफ्ते हाई में। जब मार्केट होता है तो हमें उससे ज़्यादा फायदा नहीं है। आप ये समझिए, जब से ज़्यादा हाई टाइम पे मार्केट होगा तो लोग पैसा नहीं लगाते हैं उस टाइम पे। इस समय सिर्फ मंडे को ऊपर जा सकता है, चूंकि आंकड़े जिस तरह से हैं, लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर करेक्शन आएगा जो। लेकिन ये है कि लंबे टाइम तक के लिए आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लंबे समय के लिए जिन्होंने लगा रखा है, वो आप उसको तो करिए। जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं और हम अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद क्वार्टर 3 में जो है और तेज़ी से उभरे, तो क्या हरिशंकर जी शेयर बाजार की तरफ मूव करेंगे? देखिए, शेयर बाजार में हम तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन मेरी वाइफ लगाती है पैसे और वो नज़र भी रखती है, तो वो ज़्यादा बेटर बताएगी। लेकिन मुझे लगता है कि शेयर बाजार जो है, हाँ, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो है उन्हीं के पास आ शेयर बाजार, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, हमारे मित्र जो हैं वो उसके एक्सपर्ट भी हैं, पिछले दिनों बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन दिसंबर के बाद शेयर बाजार में थोड़ी मतलब चीज़ें बेहतर आने की मतलब गुंजाइश, स्थिरता आएगी। हाँ, स्थिरता आएगी। दूसरा, गोल्ड को लेकर भी उन्होंने कहा था कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी के आसपास में आप देखिएगा कि गोल्ड को लेकर के भी शायद स्टेबिलिटी आए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शेयर बाज़ार के लिए भी ये अच्छी खबर है, जो लोग पैसा लगाते होंगे, कि जीडीपी अगर थोड़ा सा बूस्टअप हुआ है तो शेयर बाज़ार में स्वाभाविक तौर पे हलचल रहेगी और ऊपर की ओर ही होगा, नीचे की ओर जाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो मंडे थोड़ा सा सतर्कता से सेल परचेज करें और शेयर बाज़ार पर अच्छी नज़र रखें, एक्सपर्ट की राय ज़रूर लेते रहें, लेकिन मार्केट चूँकि हाइक पे है तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूरी है। नहीं, हम इस मुद्दे पे जानने के लिए हम चलते हैं अजित प्रताप जी के पास। अजित प्रताप जी, शेयर बाजार या सोना? देखिए, शेयर बाजार में अगर समझदारी से किया जाए, लालच ना किया जाए, तो वहाँ से भी बहुत लोग पैसे कमाते हैं। और सोना तो सबके लिए है, उसका तो बोलते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन वो तो अपवर्ड ही जाता है। एक क्वांटम इकोनॉमिक्स होती है, मैंने मैनेजमेंट पढ़ा तो उसमें एक पेपर एक सेमेस्टर में था कि जैसे शराब, अल्कोहल है या गुटखा है या सिगरेट है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें चाहे क्वालिटी आप कितनी ख़राब कर दीजिए, इसके दाम हमेशा ऊपर चलते रहते हैं। आप देख लीजिए, जब आप छोटे हों तब से ये दाम सिर्फ ऊपर चलते हैं, जो है कोई कम नहीं हुआ। इसी तरह से गोल्ड है, गोल्ड जो है कभी नीचे नहीं आता, वो अपवर्ड ही जाता है। शेयर मार्केट, उसका जो सूचकांक है जो है इस समय 86,000 के आसपास है। पहले कब था? जब मुझे याद है 2002 में बिल क्लिंटन आए थे, उसके आसपास तो 5,000 गया था, तो बड़ा उस समय न्यूज़ बनी थी कि अरे शेयर बाज़ार जो है 5,000 चला गया। आज 86,000 है, हो सकता है मंडे को जो है क्रॉस भी कर जाए। तो ये क्या धीरे धीरे बढ़ते रहते, लेकिन बढ़ने के बाद, अब जैसा मैंने कहा कि ऑल टाइम हाई पे है, ये ऑल टाइम हाई जो है, तो उसमें करेक्शन भी आएगा, करेक्शन आएगा तो उसके बाद फिर चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ता जाएगा। लेकिन दोनों जगह से पैसे कमाते हैं, लालच करेंगे तो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। गैम्बलिंग सर, बैटिंग बॉलिंग वो सब किस्मत है, किस्मत में होगा तो आप कमाएंगे, हर लोगों की किस्मत में नहीं होगा। अभी अजित प्रताप जी ने कहा कि शेयर बाजार में अगर सतर्कता से हम चलें तो वहाँ से ये पैसे कमा सकते हैं, और सोना तो लगातार क्वांटम इकोनॉमिक्स के तहत क्या है ना, लगातार आप बढ़। देखिए तो क्या उज्जवल कपड़ा और रोटी के अलावे गोल्ड पे ध्यान देंगे? कोई ऐसा मित्र है जो इनको बताए कि गोल्ड खरीदना चाहिए? गोल्ड
इंडियंस के लिए एक इमोशन है, आप ये समझ के रखिए। गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन के साथ है। घर की महिलाओं से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक और नई पीढ़ी तक गोल्ड अब इमोशनल है। आप देखिए हमारे धार्मिक मान्यताओं में गोल्ड की कितनी ज़रूरत है। आपका कोई त्यौहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब इसी चीज़ों से निकलता है। उसके बाद हमारा शादियाँ, आप देखिए सीज़न चल रहा है शादियों का। आप बताएंगे धार्मिक मान्यता आप कह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि गोल्ड जो गले में पहनते हैं, क्या दिखाने के लिए पहनते हैं? उसका धार्मिक मान्यता क्या है? एक और उसकी मान्यता है कि जब आप गोल्ड गले में पहनते हैं और सोने से होकर के जो आपके स्नान करने वक्त जो पानी पूरे शरीर पर जाता है, तो उसको शुद्ध माना जाता है। ये गोल्ड धातु के साथ कहा जाता है, शरीर की शुद्धता करता है, इसीलिए शरीर में गोल्ड धारण किया जाता है। लेकिन गोल्ड को लेकर के और भी बहुत सारी धारणाएं आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो आपने कहा ना कि कैसे कैसे, तो ये एक मैनेजमेंट, जैसे सर ने बोला ना, आपकी जो इनकम है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ये पूरा खेल उसका है। मैं बस इतना कह रहा था कि जो जिस लिमिट तक हमारे पिताजी करते थे उस लिमिट से बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, और हमारे बच्चे भी उस हमारी लिमिट से भी बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। वो खर्च करने में उन चीज़ों पर जिसमें अभी हम सोच जाते हैं, शायद वो नहीं सोचेंगे। मेन बस खेल पूरा अभिरंजन इसी का आप समझिए। मेन 3 सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी सर्विस सेक्टर का एक रहा है, जो आज ये रिजल्ट हमने देखा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी रहा है, जो आज हमने रिजल्ट देखा। और इंफ्रा, जो हमारे यहाँ इंफ्रा सेक्टर जिसको लेकर के आप देखिए, अभी बिहार में थे सर कितना इंफ्रा, आप पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखिए हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों को लेकर के देखिए आप, हमेशा चर्चा होती है। और बिहार जैसे स्टेट जिसको गरीब पिछड़ा कहा जाता था, आज वहाँ भी छोटे छोटे गांव प्रखंडों में जाने के लिए आपको उतरना नहीं पड़ता है गाड़ी से बड़ी गाड़ियाँ आपकी सीधे वहाँ जा कर के खड़ी होती हैं। तो ये हमारी ग्रोथ है, और ग्रोथ का अंदाज़ा इसी से तो लगाया जा सकता है। किसी देश की ग्रोथ का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे आप? इन्हीं सब चीज़ों से लगाएंगे। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, उसकी एजुकेशन पॉलिसी कितनी मजबूत है। और मुझे लगता है कि सरकार, बहुत भड़बड़ लोग जो विपक्ष और ये सब लोग सवाल उठाते हैं, वो सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन जब आप रेटिंग एजेंसीज को देखोगे तो उनकी रेटिंग में, अब आप कोविड पैंडेमिक से हम उभरे हैं, अभी कई इकोनॉमीज तो अभी उभर भी नहीं पाई हैं उससे। उसके बावजूद ये अगर रिजल्ट है अभिरंजन, तो इसमें बहुत मतलब सरकार के साथ कदम मिलाने की अब ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और हमें उस पर बिना सवाल खड़े किए उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको आगे बढ़ा करके हमें भी उसका साथ देना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि सरकार के साथ हमें कदम मिलाकर चलना होगा। विपक्ष कह रहे हैं उनका काम है सवाल उठाना, वो उठाएंगे ही। और उज्ज्वल मिश्रा बिहार की बात इसलिए खास करके करते हैं क्योंकि अभी जस्ट बिहार चुनाव में गए हुए थे, बिहार से लौट के आए हैं, तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते रहते हैं। तो अभी आपने सुना, हमने जीडीपी पे बात की, जीडीपी क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 पे भी, कि आगे और बेहतर होने की उम्मीद है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि और बेहतर हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।